कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे आपके जेपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम है आपका 2 मई को। ओके, तो आपकी 55 दिनों की अब क्या रणनीति होनी चाहिए, इन 55 दिनों में आप कैसे तैयारी करेंगे, तो इस विषय पे आज बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपके पास टाइम है, आज है 3 मार्च। ओके, और आपके पास डेडलाइन बना दीजिए 27 अप्रैल का, क्योंकि 27 अप्रैल के बाद फिर आपके पास बचता है 3 दिन, क्योंकि 2 को एग्जाम है। कई लोग तो 30 को निकलेंगे, कई लोग 1 को निकलेंगे। तो आपके पास 3 दिन प्रॉपर 27 टू 30 अप्रैल रिवीजन के लिए, फुल रिवीजन, जितने आप पढ़े हैं, जितना आपने पढ़ाई किया, जितना आपके पास क्षमता थी, सारे का प्रयोग कर लिया। अब उसको रिवाइज कर लें। 3 दिन पूरा रिवीजन करना है, कोई नया टॉपिक नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अब यहां पे क्या करेंगे आप, इन 3 मार्च से लेके, मतलब आज से लेके 27 अप्रैल के बीच आपके 55 दिन की क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे आप तैयारी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले संपूर्ण विश्लेषण करें। अब विश्लेषण कैसे करेंगे, तो विश्लेषण का आधार मैं बता देता हूं। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, पेपर 1 एंड पेपर 2, उसको एग्जाम हॉल की तरह 2 घंटे में, 2 घंटा टाइम है, लेकिन आप 2 घंटा मत लगाइएगा, आप अपना टाइम रखिएगा 1 घंटे 40 मिनट मात्र। क्योंकि देखिए ओएमआर पे एग्जाम होने हैं, तो ओएमआर आंसर शीट भरने में भी टाइम लगते हैं, आपको गोला करने में टाइम लगते हैं। उसी दौरान वीक्षक जो हैं आपके फोटो मिला मैच करके सिग्नेचर वगैरह कराते हैं, बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो 1 घंटे 40 मिनट में हर एक पेपर को, पेपर 1 1 घंटा 40 मिनट, पेपर 2 1 घंटे 40 मिनट आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, दूसरी बात कि निगेटिव मार्किंग जब नहीं है तो आप अभी निगेटिव मार्किंग पे मत जाइएगा। जो आप परीक्षण करेंगे अपना, अभी जो करेंगे उसमें निगेटिव मत कीजिएगा। बस आप अपनी क्षमता को देखिए कि मैं कितना कर पा रहा हूं, 40%, 35%, 45%, 60%, है ना। उससे आपको एक अनुमान लग जाएगा कि आपको अब क्या करनी चाहिए। ठीक है, पहला तो ये कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, अपनी क्षमता को परखें, वैसे ही परख सकते हैं आप, और पेपर को हल करें। विशेष ध्यान रखिए, अगर आपके पास ओएमआर आंसर शीट हो तो बेहतर है कि पूरा टाइम रखिए आप 1 घंटा 50 मिनट, और ओएमआर आंसर शीट में ही भरिए, बेहतर होगा, आप अपना सही परीक्षण कर पाएंगे। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ओएमआर आंसर शीट गलत भर देते हैं, या नर्वसनेस की वजह से बोले, या फिर कुछ टेक्निकली हो जाता है कभी कभी, है ना, या कई लोग मतलब हड़बड़ी में भर देते हैं तो भी गलती होती है। पहला, अब आते हैं हम टाइम पे। टाइम हमारा, अब टाइम बचा है 2 मंथ, 55 दिन। तो मार्च और पूरा अप्रैल, मार्च और अप्रैल को 2 भाग में बांटिए। पहला तो मार्च को बांट दीजिए और दूसरा अप्रैल, 2 भाग में टाइम को बांट दिया आपने। ओके, अब मार्च को भी 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 15 दिन मार्च और फिर 15 दिन इधर मार्च। तो मार्च में चूंकि 30 दिन नहीं है और 3 दिन निकल गए, तो मार्च वैसे 31 दिन का होता है ना, 31 दिन का ना, तो ठीक है बांट लीजिए ना, जितने भी बचते हैं 14 दिन बांट लीजिए, या 13 दिन ही बांटिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला 13 दिन जो होगा, यानी आज से लेके 13 दिन, अगले 13 दिन या 14 दिन जो भी है, इसमें आप एक प्रॉपर एक शेड्यूल बनाइए कि मुझे क्या करना है। एक प्रॉपर मतलब विषय को रखिए कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या काम करना है, और हार्डवर्क करिए। तो अगर आप 13 दिन, शुरू का 13 दिन काम किए, 14वां दिन आप उसका एक मतलब एनालिसिस कीजिए कि मैंने कितना काम किया। अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, जितना आप सोचे तो उतना कर पा रहे हैं, दैट मींस थोड़ा सा स्पीड और बढ़ाइए। और अगर आप कहीं अपने लिए हुए टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो अगला जो 13 से 14 दिन मार्च वाला होगा, उसमें दुगना ताकत लगाइएगा। और सबसे जरूरी बात, जब आप 13 दिन का शेड्यूल बनाए तो इन 13 दिनों में आप देखिए कि मैंने क्या गलतियां की, मुझे कहां टाइम नहीं देना था वहां मैंने दे दिया। जैसे कहीं घूमना, जैसे मोबाइल पे ज्यादा समय व्यतीत करना, अनर्गल, अनर्गल मतलब समझ रहे हैं ना, बिना मतलब का, तो वो सब बंद कर दीजिए। इससे देखिए, मार्च का 2 पार्ट, अप्रैल का 2 पार्ट बांटने का सबसे मेन उद्देश्य यही है कि आप अपने आप को परख पाएंगे, अपने आप को देख पाएंगे कि मैं कहां खड़ा था और कहां पहुंचा हूं, मुझे और कितना स्पीड चाहिए। ठीक है ना, ये चीज, ये तो हो गया। सबसे जरूरी, टाइम वेस्ट कहां कर रहे हैं उसका खासा ध्यान रखिएगा और उस पर अंकुश लगा दीजिए। चलिए, टॉपिक में कभी भी उलझे नहीं। मान लीजिए कोई टॉपिक लिया, मान लीजिए आपने मुगल काल लिया, उलझिए मत। उलझने का मेरे कहने का मतलब कि नहीं समझ में आ रहा है तो हेल्प लीजिए। ठीक है, टॉपिक को तोड़िए। मुगल काल एक ही बार में पूरा खत्म करने का कोशिश मत कीजिए। बाबर, तो बाबर को तोड़ दिए, चलो बाबर को 2 पार्ट में पढ़ेंगे, एक बाबर का कहानी पढ़ेंगे और दूसरा बाबर द्वारा किए गए लड़ाइयां पढ़ेंगे। ठीक,
उसी तरह हर टॉपिक को तोड़ तोड़ के पढ़िएगा तो आपका टॉपिक बहुत आसान होगा। और टॉपिक एक बार पढ़िए, एक बार रिवाइज कीजिए, एक बार पढ़िए, एक बार रिवाइज कीजिए, जरूरत पड़े तो 2 बार रिवाइज कीजिए, 3 बार रिवाइज कीजिए, है ना, रिवाइज जरूर करते रहिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। खाली टाइम में ये सोचें कि इस बार एग्जाम कैसे क्रैक करें। देखिए एक चीज और बताता हूं, एग्जाम जो लेने वाले हैं ना, उनके दिमाग को पकड़ने का कोशिश कीजिए। क्या क्या लग रहा है आपको? आपने एग्जाम दिया था 2016 में, जो पिछला जेपीएससी दिए होंगे वो, उस समय का पेपर, उस समय जो आप सोच रखते थे, क्या आपकी सोच वही है? नहीं, आपकी सोच काफी डेवलप हो चुकी है। तो एग्जाम जो लेने वाले आयोग हैं या फिर जो भी उसमें पदाधिकारी कर्मचारी हैं, क्या उनका दिमाग डेवलप नहीं हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा। कहां 4G था, 5G आ गया। तो कहने का मतलब कि आप उसी चीज को अपना डेवलपमेंट करिए। यानी खाली टाइम में हमेशा सोचिए कि हमको क्या और विशेष रूप से करना होगा। जो पेपर पहला था 16 में, वो इस बार नहीं होगा, थोड़ा उसे स्टैंडर्ड जरूर बनाया जाएगा। चलिए, खुद को मोटिवेट करें। सबसे बड़ा मोटिवेटर पता है? कोई टीचर, कोई गाइडर नहीं होता, खुद आप होते हैं। जब तक आप टीचर, गाइडर की बातों को या मोटिवेटर की बातों को नहीं सुनना चाहिएगा ना, तो कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। तो खुद को मोटिवेट करने के तरीके बताते हैं। पहला तो कोई वीडियो देखिए, कोई भी वीडियो देख लीजिए, है ना, मोटिवेट होने के। जरूरत पड़े तो डेली देखिए, ज्यादा देर नहीं देखना है। ये नहीं कि 20 मिनट देख रहे हैं, 2-3 मिनट देखिए बस, मात्र। उससे एक पॉइंट निकालिए कि आज मुझे अच्छा ऐसा है, ऐसा करना है। एक पॉइंट को पकड़िए और उसको पकड़े रहिए। अगर आपको मोटिवेट होना है तो उसका एक सीधा सा उपाय बताते हैं। प्राकृतिक दृश्य देखिए, जैसे बंदर को देखिए, चींटी को देखिए, नेचुरल जगह पे चले गए, झाड़ मतलब जंगल वाले पार्ट पे। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि घर में नहीं है तो मत जाइएगा, बाहर कहीं भी आप देख सकते हैं, बागवान है, गार्डनिंग है, वहां पे देखिए। कुछ कीटों को देखिएगा, दिन मतलब लगातार काम कर रहे होते हैं, तो उनसे एक सीख मिलेगा आपको कि हमें भी लगातार काम करने चाहिए। और जब आप प्राकृतिक नेचुरल दृश्य देखेंगे ना, तो वहां से एक एनर्जी मिलती है, क्योंकि हम भी प्राकृतिक बने हुए हैं, है ना, नेचुरल। रचनात्मक काम करें। रचनात्मक कहने का मतलब कोई भी एक ऐसा काम करे जिससे आपके अंदर ऊर्जा आए। ऊर्जा कैसे आएगी? जब आप काम करेंगे तो कोई ना कोई अच्छा काम करते रहे हमेशा। और उसके बाद तमाम बुराइयों से बचे। हमारा समाज, जो भारतीय समाज है, इसमें बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं, खासकर लड़कियों को। तो लड़की लोग कभी ये ना सोचें कि आज क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग। आप अपना तैयारी कीजिए ना, तैयारी कीजिएगा ना, तो आपको 2 चीज मिलेगा। पहला, या तो सफलता, या आप सोच रहे होंगे सफलता बोलेंगे, नहीं, या तो सफलता, या तो मिलेगा आपको सीख या अनुभव। और जीवन में किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने का और जीने का, ये दोनों जरूरी होना चाहिए। मतलब ये दोनों चीजें होना आवश्यक है। तो व्यक्ति के सफल जीवन के लिए दोनों जरूरी है, सफलता और अनुभव। अगर आपके पास केवल सफलता है, अनुभव नहीं है, तब भी आप फेल ही हैं। ये भी मेरी बात को याद रखिएगा। चलिए, तो तमाम बुराइयों से आपको बचना है। और कहा भी गया है कि देखिए, अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं ना, तो बुराई तो लोग करेंगे, लेकिन कब तक? जब तक आप उस चीज को पकड़ नहीं लेते हैं। जिस दिन आप जॉब में जाइएगा, जिस दिन आप कोई अच्छा काम कर रहे होंगे, है ना, जिस दिन अनुभव के आधार पे कुछ और साझा कर रहे होंगे, उस दिन वही आदमी आपके सामने नतमस्तक होकर बोलेगा कि मैंने तुम्हें गलत समझा था। तो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है, आगे बढ़ते रहना है एकदम। छोटी छोटी बातें हैं ये। बुराई जो करता है ना, वो बहुत छोटा इंसान होता है। आप अगर किसी का बड़ाई करते हैं ना, किसी का हेल्प करते हैं, तो आप बहुत बड़े इंसान है। ये बातें आपको आने वाले लाइफ में समझ में आ जाएंगी। चलिए, अगले पॉइंट पे चलते हैं। खुद को कमरे में बंद ना करें। सही बोल रहा हूं मैं, खुद को कमरे में कभी बंद ना करें। बस एक शर्त पे करें, जब आप फुली कंसंट्रेट हो कि मुझे आज ये पढ़ाई करनी है, तब आप कमरे में बंद हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, मोबाइल या तो साइलेंट कर दीजिए या तो फिर दूर रख दीजिए। और अगर मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं तो केवल स्टडी के लिए, उसके सिवा कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं। ओके, तो ऐसा करें आप। बंद कमरा में अपने आप को पैक नहीं कर लेना है कि हम 2 महीने के लिए निकलेंगे ही नहीं। ये बहुत गलत बात है। आपका मतलब शारीरिक मतलब एक तरह का थॉट, मन में गलत विचार आने लगेंगे, शारीरिक प्रॉब्लम होने लगेगी, है ना, क्योंकि नेचर के बीच में इंसान को रहना चाहिए। बाकी समय जो है आप पढ़ाई के बाद स्वतंत्र और खुश रहें, एकदम फ्री रहें, फ्री माइंड से एकदम। जहां जिससे मिले 2 ही मिनट मिलना है, हंस के मिले, खुश मिले। खुश अगर आप रहेंगे, एक व्यक्ति जो प्रसन्न होता है ना, तो उसका पूरा बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। और ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा जब होगा, तो आप एकदम स्वतंत्र रूप से कुछ भी सोच सकते हैं, खुले माइंड से सोच सकते हैं और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, तनाव कम लें। अब देखिए, तनाव जाहिर सी बात है कि हर इंसान को तनाव होता है, लेकिन मेरे कहने का मतलब कि तनाव लेके ही क्या कीजिएगा। तनाव आते हैं ना, तो उसको दूर करने का एक ही उपाय है, काम कीजिए। बस जब भी टेंशन हो, कोई ना कोई काम कीजिए आप। ठीक है ना, पढ़ाई मत कीजिए, लेकिन कोई काम, जैसे पेपर है, पेपर को मोड़ने लगे, बुक्स है, बुक्स को एक जगह सजाने लगे, अपने आप तनाव भाग जाएगा। एक काम से दूसरे काम में जब आपका माइंड लग जाएगा ना, तो वहां पे ध्यान केंद्रित ऑटोमेटिकली हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कहावत है,
करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। करते करते अभ्यास, जड़मती मतलब होता है सोया हुआ, जड़ मतलब होता है सोया हुआ, मति मतलब बुद्धि। तो अभ्यास करते करते सोया हुआ बुद्धि, होत सुजान, सु मतलब अच्छा, जान मतलब बहुत अच्छा, जान उसमें भी आ जाता है। जो सोया हुआ बुद्धि है, अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो उसमें भी अच्छा जान आ जाता है। रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान, रसी आते जाते, सिल मतलब होता है पत्थर, पत्थर पर निशान छोड़ जाते हैं। तो आप तो इंसान हैं, बहुत ही मतलब खुशकिस्मत है आप। छोटे छोटे कार्य करें, अब टारगेट रखें, जैसे बहुत बहुत बड़ा टारगेट नहीं रख लेना है। मैंने बोला ना कि 13 दिन जो बांटे हैं आप, बहुत बड़ा बड़ा टारगेट मत रखिएगा, नहीं तो पूरा नहीं होगा, आपको तनाव वहीं से पकड़ लेगा, ठीक है ना। छोटे छोटे काम करें, जो आपको एकदम आसान लगता हो वो करें। एक बार जब छोटा काम पूरा होगा ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और खुद को सम्मान दें, अगर आप खुद को सम्मान देंगे तभी लोग आपका सम्मान कर पाएंगे, ठीक है। और परिवार से मिलजुल कर रहे हैं, है ना। और जब भी आप कोई काम करें, छोटा काम कुछ भी करें, तो आप खुद को पुरस्कृत करें। ऐसा करने से, जैसे मान लीजिए कभी आपने बाबर वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया या मुगल काल पूरा पढ़ के खत्म कर लिया, जो कि आपके लिए थोड़ा सा टफ था, ठीक है। तो उसके बाद टी पार्टी कर लीजिए, खुद से कर लीजिए, या एक आध दोस्त जो अपने करीबी हो उनको बुला लीजिए, टी पार्टी दे दिए। कभी कुछ खा लिए, कभी घूमने का मन हुआ, ज्यादा देर नहीं, कुछ टाइम में बोल रहा हूं, वो कर लिए। इससे आपका क्या होगा, मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। और अपने शारीरिक स्वास्थ्य पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, और एक स्वस्थ मन ही अच्छी अच्छी बातों को सोच सकता है, और एक स्वस्थ मन ही प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकता है, ठीक है। चलिए, हर चुनौतियों के लिए तैयार रहें, क्या पता कल कौन सी चुनौती आ जाए, है ना। तो हर चुनौतियों के लिए अपने आप को तैयार रहें। और यह तैयारी कैसे होगी, आप दिन प्रतिदिन जब अभ्यास करेंगे, दिन प्रतिदिन पढ़ाई करेंगे, ऑटोमेटिकली आप हर चुनौतियों से लड़ लेंगे। और हौसला बनाए रखें, आजाद टीम यहां से पूरा सपोर्ट करेगी आपको, ओके। मैं आपको मोटिवेट के तौर पे एक चीज बोलना चाहूंगा, जितने भी जेपीएससी के छात्र छात्रा हैं या किसी भी एग्जाम, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं या भविष्य में देखेंगे, उनसे मैं एक बहुत छोटा कहानी के माध्यम से प्रेरित करने का कोशिश कर रहा हूं। फ्रांस का एक शासक था, बहुत बढ़िया सेनापति, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। अब सुनिएगा, थोड़ा सा कहानी है, ठीक है ना। तो नेपोलियन बोनापार्ट, आल्प्स पर्वत है, आल्प्स पर्वत के बारे में ऐसा बोला जाता था कि उस पर्वत को फतह करना नामुमकिन है, ठीक है, नामुमकिन है। तो नेपोलियन बोनापार्ट बहुत जिद्दी थे और बहुत ही मतलब क्या बोले, दृढ़ प्रतिज्ञ थे। आपको भी जिद्दी बनना होगा, आपको भी दृढ़ प्रतिज्ञ बनना होगा, हर काम आपसे होगा, ऐसा नहीं सोचना है। और जेपीएससी की परीक्षा जो पहली बार एग्जाम, मतलब जेपीएससी की परीक्षा जो पहली बार कैंडिडेट देंगे, वो ये मत सोचे कि मैं फाइनल सिलेक्शन लेके ही रहूंगा, वो ये सोचे कि मैं अपना बेस्ट एफर्ट यहां लगाऊंगा, मुझे ऑटोमेटिकली सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए कहानी सुनते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट तो आल्प्स पर्वत पे जब ये चढ़ाई करने का प्लान करते हैं, आल्प्स पर्वत पे चढ़ाई करना होता है इनको, तो अपने सैनिकों को तैयार करते हैं। सैनिक तैयार हो भी जाते हैं, चलो भाई आल्प्स पर्वत पे जाना है। तो आल्प्स पर्वत के पास ही एक बुढ़िया लकड़ी चुन रही होती है। तो नेपोलियन बोनापार्ट को देखती है और प्रार्थना करती है कि बेटा तुम लौट जाओ, इस पर्वत को फतह करना नामुमकिन है। कई तुमसे अच्छे अच्छे लोग आए और मुंह की खा के गिर पड़े, मुंह की खा के गिर पड़े मतलब बुरी तरह हार जाना, है ना। तुम चले जाओ, नहीं तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। नेपोलियन बोनापार्ट के सैनिक इन सब बातों को सुन रहे थे, वो सीधे इनकार कर देते हैं कि मैं आल्प्स पर्वत को नहीं फतह कर पाऊंगा, मतलब मैं नहीं जाऊंगा आल्प्स पर्वत पे। नेपोलियन बोनापार्ट अपने मोती का हार जो है उसके गले में था, निकाल के बुढ़िया के हाथों में सौंपते हैं। बोलते हैं कि बुढ़िया माता, अगर मैं वापस लौट आया तो पूरा जय जयकार करना, और यह बात जरूर बताना कि एक व्यक्ति था नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस का शासक, वो आल्प्स पर्वत को फतह कर लिया। और अगर मैं नहीं आ पाया तो इन मोतियों को रख लेना, मतलब हार रख लेना, और तुम आजीवन इसको बेच के, लकड़ी चुनने मत आना, आजीवन तुम अपना निर्वहन कर सकती हो। वहां से वो सैनिकों को तैयार करता है। तो सैनिक बोल दिए उनको, नेपोलियन बोनापार्ट को, कि महाराज मैं आगे नहीं जा सकता। तो नेपोलियन बोनापार्ट कहता है कि कौन बोलता है कि आप आल्प्स पर्वत श्रेणी को फतह करें, आप केवल मेरा साथ एक छोटी सी पहाड़ी है वहां तक चलने में दें। जैसे ही आल्प्स पर्वत आएगा मैं बता दूंगा कि आल्प्स पर्वत कहां है। एक्चुअली वो बुढ़िया आल्प्स पर्वत के कुछ दूर पे थी, मतलब थोड़े दूर पे, मतलब 4-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऐसा होगा, है ना। मैं किलोमीटर का जांच नहीं किया हूं, बट बता देता हूं। तो बुढ़िया मतलब वहां से वो विदा होता है। नेपोलियन बोनापार्ट अपने सैनिकों में जोश भरता है कि चलो मुझे वहां तक ले चलो, आल्प्स पर्वत तक, उसके बाद तुम लोग को मर्जी होगा चलना आगे, नहीं मर्जी होगा मत जाना।
कुछ दूर बाद, जब कुछ देर बाद मतलब जब सैनिक एकदम जोश के साथ आगे बढ़ेंगे, चलो भाई कहां तक जाना है, आल्पस पर्वत के पहले तक ही जाना है। तो कुछ दूर बाद जब एक पहाड़ी आया, पहाड़ी घनघोर था, उसको लांघने के बाद मतलब उसको फतह हासिल करने के बाद एक मैदान सा इलाका दिखाई दिया, मैदानी इलाका दिखाई दिया। तो नेपोलियन बोनापार्ट के सैनिक पूछते हैं कि महाराज ये आल्पस पर्वत दिखाई नहीं दे रहा है। तो नेपोलियन बोनापार्ट हंसता है, बोलता है आल्पस पर्वत पीछे ही छूट गया। अब सैनिक अचंभित कि हमने इतने बड़े आल्पस पर्वत को फतह कर लिया, अपने आप में गौरवान्वित होने लगे। कुछ नहीं है जेपीएससी, दुनिया का कोई भी एग्जाम, मैं बोलता हूं भारत का कोई भी एग्जाम टफ नहीं है। जब तक आप दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होते हैं तब तक आपके लिए टफ है। जिस दिन आपने ठान लिया, और ठानने का मतलब ये नहीं कि आज ठाने 10 दिन बाद आप मुकर गए। ठानने का मतलब कि आपकी हर अंग अंग में वो चीज बसना चाहिए और उसके लिए दिन रात कुछ भी करने को तैयार हो। इसी को बोलते हैं दृढ़ प्रतिज्ञ। अपने हर मतलब क्या बोलते हैं उसको, कोई भी कीमत देने को तैयार हो, उसको बोलते हैं दृढ़ प्रतिज्ञ। तो अपने लाइफ में आप सभी आसान्वित रहें और इन सब बातों को समझें, सीखें और इनसे फायदा उठाएं, है ना। और खुद को हमेशा मोटिवेट करते रहें। मैं कोई बहुत बड़ा मोटिवेटर तो हूं नहीं, लेकिन आजाद टीम पूरा आपको हर तरह से सपोर्ट करेगी। बहुत जल्द आपके लिए मैं एक शेड्यूल भी रेडी कर दूंगा, जिसके माध्यम से सारे टीचर्स, जो आजाद टीम के टीचर्स हैं, वो आपको अपने अपने सब्जेक्ट का वीडियोस आपको प्रोवाइड करा देंगे। ओके, तो चलिए लाइफ में मस्त रहिए, यही रूबरू होना था आप लोगों से। आज के लिए धन्यवाद।